हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, ट्राइब्स के बारे में, उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनके बारे में, जिसमें आप लोग देखेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, किसे किसे रखा गया है। इसकी शुरुआत सेंसस से हो रही है ट्राइबल्स की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्राइब्स और क्वेश्चंस वगैरह। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे जाकर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा आपके जो भी आंसर्स होगा वो आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल शुरू करते हैं उत्तराखंड की जनजातीय वाला चैप्टर। में आने के चांस रहते हैं और PYQ क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 है। इसमें संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जनसंख्या 21,84,419 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या के 21.65% परसेंटेज में कितनी है वो आपने देख लिया है, आंकड़े आपने देख लिए हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति संबंधी राज्य स्तरीय जननांकीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं, जिसमें SC ST संबंधी राज्य स्तरीय जननांकीय आंकड़े हैं। कुल जनसंख्या अगर SC की बात करते हैं ये SC है और यहाँ पर ST है। कुल जनसंख्या 18,92,516 और वहीं ST की 2,91,903। राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 18.8% और ST का है 2.9%। और वहीं अगर आगे चलते हैं इनमें पुरुष जनसंख्या कितनी है तो आप लोग देखेंगे कि जो पुरुष जनसंख्या है वो है आप लोगों की 9,68,586 और 1,48,669 है ना। तो ये ST में आते हैं। परसेंटेज में 51.18% और 50.93% ST हैं। महिला जनसंख्या SC 9,23,923, जिसमें 48.82% क्या है आपकी महिला जनसंख्या है। और वहीं ST की कितनी है महिला जनसंख्या 1,43,234, परसेंटेज में 49.07%। SC का लिंगानुपात कितना है 936 और वहीं अगर मैं बात करूं ST का 963 है। अनुसूचित जातियां SC अगरिया, बदिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बैसवार, बजनिया, बाजगी, बलहर, बलाई, वाल्मीकि, बंगाली, बनमानुस, बंसफोर, बरवार, बसोर, बावरिया, बेलदार, बेरिया, भंतू, भुइया, भुइयार, बोरिया, चमार, धूसिया, झूसिया, जाटव, चेरी, दबगर, मतलब ये सारी आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब क्या हैं ST में आते हैं। यानी कि कुल आपका 65 जातियां राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति घोषित की गई हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो हरिद्वार है। सबसे ज़्यादा 4,11,274 और सबसे कम है 47,383 SC जनसंख्या कहाँ पे चंपावत में। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले हरिद्वार, सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल और फिर अल्मोड़ा। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में सबसे कम चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर मतलब सबसे कम कहाँ पर है चंपावत, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली और उत्तरकाशी। राज्य में अनुसूचित जाति SC के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत परसेंटेज वाइज देखते हैं। सबसे ज़्यादा बागेश्वर में है 27.73% और परसेंटेज वाइज सबसे कम है आपका देहरादून में 13.49%। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में परसेंटेज वाइज बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। अनुसूचित जातियों की सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले देहरादून, उधम सिंह नगर,
टिहरी और पौड़ी आता है। जिलेवार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत, तो जिलों में अनुसूचित जाति जनसंख्या जिले की कुल आबादी में 80% कितनी है, मतलब जो SC कैटेगरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी देख लीजिए और ये आप पूरा आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 18.8% है और लाख में 18,92,556। साक्षरता की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों में औसत साक्षरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.3% है और महिला साक्षरता 64.1% है SC की। जिलेवार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर यहाँ पर देख सकते हैं, औसत साक्षरता दर पुरुष साक्षर और महिला साक्षर। तो अगर आप यहाँ पर इन आंकड़ों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष पढ़े लिखे हैं SC में वो कहाँ के हैं, ओवरऑल देखेंगे तो नैनीताल, फिर उसके बाद आपका चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। सबसे कम आपका उधम सिंह नगर के आपके क्या हैं SC पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर पुरुषों में बात करूं तो सबसे ज़्यादा 90.2%, जिसमें आपके 3 आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा महिला जो साक्षर हैं SC में वो है नैनीताल की। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे कम आपका उधम सिंह नगर की SC महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ओवरऑल यहाँ पर 74.4% SC साक्षर, जिसमें पुरुष 84.3%, महिला 64.1%। रिजर्वेशन, लोकसभा की 5 सीटों में एक अल्मोड़ा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, रिजर्व है। राज्य विधानसभा के 70 सीटों में 54 सामान्य, 14 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर क्या है, रिजर्व हैं। राज्य विधानसभा की सुरक्षित सीट इस प्रकार हैं, जिसमें ज्वालापुर, भगवानपुर, छबरेड़ा, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। 70 सीटों में 54 में से 54 सामान्य, 14 सीटें क्या हैं, इनके लिए रिजर्व हैं। जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों आदि में अनुसूचित जातियों के लिए 19% का रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब आते हैं ST पे। उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, एमराजी आदि जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें 1967 में ही भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया, पूछा जाता है। इन 5 जनजातियों के अलावा राज्य में राठी आदि कुछ अन्य जनजातियाँ भी निवास करती हैं, लेकिन इनकी आबादी बहुत कम है। उपरोक्त 5 जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, सबसे कम है राजी। राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या, उनके प्रतिशत, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका उत्तरकाशी और ये पूरा का पूरा डेटा है। तो सबसे ज़्यादा जो ST हैं वो कहाँ पर आपको देख रहे हैं हाईलाइटेड, 1,23,037 उधम सिंह नगर में है ना। उसके बाद देहरादून में है, उसके बाद कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पिथौरागढ़ में नज़र आ रहे हैं। सबसे लीस्ट कम आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, रुद्रप्रयाग में दिख रहे हैं। परसेंटेज वाइज आपका 0.14% टिहरी में सबसे कम नज़र आ रहा है, नहीं सबसे कम अगर आप देखेंगे 0, हाँ तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, टिहरी में ST, है ना। तो ये आपका परसेंटेज वाइज और सबसे ज़्यादा है आपके उधम सिंह नगर में, परसेंटेज वाइज भी ओवरऑल भी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम। सर्वाधिक कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में, और सबसे कम कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग। 5 जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा ST जनजाति निवास करती है, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। सारणी के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर। सारणी के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाला, तो परसेंटेज वाइज में उधम सिंह नगर सबसे कम और सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, सबसे कम टिहरी में। सर्वाधिक जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम देहरादून, उससे कम पिथौरागढ़, उससे कम चमोली में है।
राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम प्रतिशत वाले 4, सबसे कम टिहरी में, उससे थोड़ा ऊपर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी, फिर हरिद्वार। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सर्वाधिक तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाली अनुसूचित जनजाति क्रमशः सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भूटिया का है 1040 और सबसे कम है राजी का 885। राज्य की अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति, तो राज्य की अधिकतम है थारू और न्यूनतम है राजी। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू की लगभग 98% जनसंख्या उधम सिंह नगर में निवास करती है। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजातियों में औसत साक्षरता 73.9% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 83.8%, महिला साक्षरता 62.5% है। अब सारणी के राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता व, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित पढ़े लिखे रुद्रप्रयाग और सबसे कम हरिद्वार। आरक्षण राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 2 सीटें इनको यहाँ पर दी गई हैं। वैसे विधानसभा की 70 सीटों में से एससी के लिए ना 13 सीट रिजर्व हैं। ऊपर जो 14 दे रखा है वो गलत है, 13 सीट रिजर्व हैं और 70 में से 2 सीट आप लोगों की यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए, इनकी एसटी के लिए हैं। एक है नानक मत्ता उधम सिंह नगर, दूसरा है चक्राता देहरादून। दोनों ही बहुत बार एग्जाम्स में आती हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर है देहरादून चक्राता, दूसरी है उधम सिंह नगर नानक मत्ता। यहाँ पर पूरा साक्षरता दर इन्होंने दे रखा है, इसे आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में एक शासनादेश द्वारा राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% का क्या दिया है, रिजर्वेशन दिया है। अब आते हैं हम राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां। राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की शारीरिक संरचना, उत्पत्ति, निवास स्थल, व्यवसाय तथा सामाजिक व्यवस्था आदि से संबंधित संक्षिप्त परिचय जो है वो नीचे हैं। जैसे जौनसारी राज्य का, जौनसारी क्या है, राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। प्रजातीय दृष्टि से इंडो आर्यन परिवार के हैं, जो कि अपनी विशिष्ट वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य निवास स्थल लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का बावर क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल आदि क्षेत्र, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी का परग, निकाना क्षेत्र आता है। जौनसारी जनजाति की लगभग 98% जनसंख्या देहरादून जनपद में निवास करती है तथा देहरादून का कालसी, चक्राता, त्यूनी तहसील को जौनसार बावर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसार बावर क्षेत्र में कुल 39 खते यानी कि पट्टी और 358 राजस्व गांव हैं। जौनसार बावर क्षेत्र की मुख्य भाषा जौनसारी है। बावर के कुछ क्षेत्र में बावरी भाषा, देवघार में देवघारी व हिमाचली भाषा भी बोली जाती, लेकिन पठन पाठन हिंदी में ही किया जाता है। प्रजाति एवं जाति, ये मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं तथा ये सामान्यतः खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित हैं। खसास वर्ग में ब्राह्मण राजपूत, कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागजी, बड़े और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली, मोची आदि जातियां आती हैं। समाज में सबकी अपनी क्या है, प्रतिष्ठा है। अब वेशभूषा, इनके पुरुष सर्दियों में ऊनी कोट व ऊनी पजामा यानी कि झंगोली तथा ऊनी टोपी डिगवा पहनते हैं, जबकि स्त्रियां उनकी कुर्ता, ऊनी घाघरा, ढाट, एक बड़ा रुमाल पहनती हैं। गर्मियों में इनके पुरुष चूड़ीदार पायजामा, बंद गले का कोट, सूती टोपी तथा स्त्रियां सूती घाघरा व कुर्ती कमीज, झग्गा जिसे कहते हैं, ये पहनती हैं और कुर्ते के बाहर चोली चोल्टी पहनती हैं और ये ऊन व अन्य चीज़ों से बने निर्मित रंग बिरंगी जूते यानी कि आल पहनते हैं। आधुनिकता के दौर में पैंट कोट तथा साड़ी ब्लाउज का प्रचलन बढ़ रहा है। अब यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कोट और ऊनी पजामे से चंगोली, ऊनी टोपी डिगुआ कहते हैं स्थानीय भाषा में, है ना। और साथ में यहाँ पर झग्गा किसे कहते हैं,
चोल्टी किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नई चीज़ें देखने को मिलती। आवास, जौनसारी लोग अपना घर लकड़ी और पत्थर से बनाते हैं जो 2 या 3 या 4 मंजिला का होता है। घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बना होता है जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है। सामाजिक संरचना, इसमें पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। परिवार का मुखिया सबसे बड़ा मुख्य पुरुष सदस्य होता है जो परिवार की संपत्ति का देखभाल करता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहभागिता दिखाई देती है। अब एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। अब इनमें बेविकी, बोई दो, दिकी और बाजदी आदि प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि बेविकी, बोई दो, दिकी, बाजदिया ये क्या है। तो ये विवाह परंपरा हैं, किसकी हैं? जौनसारियों की। इन तीनों प्रकार के विवाह में बाजदिया सबसे शान शौकत प्रकार का विवाह है, जिसमें कन्या पक्ष से वर के घर बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। बेवाकी सबसे साधारण विवाह है। विवाह विच्छेद के लिए पति पत्नी दोनों में ही समान रूप से अधिकार प्राप्त है। पितृगृह में लड़की को बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यानती कहा जाता है। ठीक है, ध्यानती कहा जाता है। कृषि कार्यों का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। विवाह के उपरांत लड़की को रयांती का निवास मतलब रयांती कहा जाता है। उसका अपने पति का घर होता है। इनके रिश्ते संबंधों में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। समाज में महिलाओं को सम्माननीय स्थिति प्राप्त है। धर्म, लगभग संपूर्ण जौनसारी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये महासु, बाशक, विबासक, भूथिया या बोठा, चलता या चलदा व देवलाड़ी, पांडव, भरद्वाज आदि देवताओं को अपना कुलदेव एवं संरक्षक मानते हैं। महासु, महाशिव इनके सर्वमान्य महत्वपूर्ण देवता हैं। कुछ लोग महासु को विष्णु का छठा अवतार मानते हैं। कुछ लोग भूत प्रेतों, डाकनी, शाकनी तथा परियों की भी पूजा करते हैं। उल्लेखनीय है कि देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने को पांडवों का वंशज बताते हैं। इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव, पंचमाता कुंती इनकी देवी है। ये लोग पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। हनौल इनका प्रमुख देवालय है। इसके अलावा लाखा मंडल, थैना, कालसी में भी इनके मंदिर हैं। इनका एक संग्रहालय होता है जहां ये अपने कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं। इनके देवता इनके लोक कलाओं के संरक्षक हैं। जौनसारियों की सांस्कृतिक गतिविधियां बिस्सू, वैसाखी, पंचाई या पांचों दशहरा, दियाई, दिवाली, दीपावली, माघ त्योहार, नुणाई, जागड़ा, अठोही, जन्माष्टमी आदि इनके विशिष्ट त्योहार व उत्सव मेले हैं। जौनसारी लोग दिवाली के 1 माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दिवाली भी मनाते हैं। इस अवसर पर वे दीपक के बजाय अपने आंगन में भीमल लकड़ी का हॉल जलाते हैं और पांडवों एवं महासु देवता के गीत गाते हैं। इस हौला को किसी खेत में ले जाकर भैलो खेलते हैं और इनके पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। पंचई या दशहरा को यहाँ की भाषा में पांडव का त्योहार कहते हैं। पांडव अश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी तिथि को होती हैं। उस दिन कहीं कहीं मेला भी लगता है। विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायंता कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि जागड़ा महासु देवता का त्योहार है जो भादो के महीने में लगता है। अभी भादो ही चल रहा है। उस दिन महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। माघ त्योहार 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ भर चलता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं, एक दूसरे को भोज देते हैं। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते हैं। जबकि सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला अप्रैल में पड़ने वाला वैसाखी या विस्सु मेला है, जो वैसाखी से 4 दिन प्रयत्न तक मनाया जाता है। इन 4 दिनों में चौली थात, ठाणा डांडा, चौरानी, नागथात, लूहन डांडा, घिरट्टी और नगाई डांडे आदि स्थानों पर क्या लगते हैं? विस्सु का मेला लगता है। इसमें चावल से बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू, शाकुली कहा जाता है, इन मेलों के मुख्य पकवान हैं। यह जौनसार बावर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इन मेलों को गनियात भी कहते हैं। नुणाई त्योहार सावन के महीने में, जहां भेड़ पालन अधिक होता है, मनाया जाता है, जबकि दशहरे को ये पांचों के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी इनमें अठोई के रूप में मनाई जाती है। अभी जन्माष्टमी हुई है तो
उत्तराखंड के जो लोकल चैनल्स हैं उन्होंने पहले एक बार अठोई दिखाई थी। अठोई त्यौहार मनाते हैं। वीर केसरी मेला 3 मई को चौलीथात में अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले जैसे मौण मेला भी लगता है। मछमौण जैसे मछमौण और जत्रियाणो मौण। मछमौण में लोग किसी गाढ़ छोटी नदी में तिमूर, तेजपल, साड़ी का पाउडर लगाकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। जतरियाणो मौण कई खतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगता है। 25-26 वर्षों में एक बार लगता है। पहले इसमें लोग अपने हथियारों, गाजे बाजे के साथ उपस्थित होते हैं और शक्ति परीक्षण करते थे। डुंगियारा, साहिया, पाटे, मिनस के मौण बहुत प्रसिद्ध हैं। हारुल, परात नृत्य, रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, धीरी, गुड़चा, जंगबाजी, सराई, हृदया, सामूहिक मंडवड़ा, तांदी, मरोज, ठुमकिया, बराणी, रासो, झेला, पांडवला, पौणई, रेणारात, अंडे कांडे, पत्तेबाजी इनके क्या हैं? प्रमुख नृत्य हैं। हारुल, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गुड़वड़ा, रेणारात, विरासू आदि इनके क्या हैं? प्रमुख लोकगीत हैं। तलवार, फरसा, कटार, जमदन आदि इनके प्रमुख हथियार माने जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां, कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है जौनसारियों का। खसास, ब्राह्मण और राजपूत जौनसारी काफ़ी संपन्न होते हैं। ये कृषि भूमि के मालिक होते हैं। कारीगर वर्ग के जौनसारी अपनी कारीगरी और मजदूरी से जीविका चलाते हैं और प्रायः आत्मनिर्भर होते हैं। तीसरा वर्ग हरिजन खसास वर्ग आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पहले काफ़ी पिछड़ा था, किंतु सरकारी इनके स्वयं के प्रयासों से इनकी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। हरिजन खसास वर्ग की कोल्टा जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। उत्तराखंड सरकार इनके सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयास कर रही है। अगर इनकी राजनीतिक संस्था की बात की जाए तो जौनसार बावर क्षेत्र में 358 राजस्व गांव, 39 खतें यानी कि पट्टियां हैं। पहले यहाँ प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की जगह खुमरी नामक समिति होती थी। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता था। खुमरी के मुखिया को ग्राम शयाणा कहा जाता था। व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी के द्वारा किया जाता था। खुमरी से ऊपर खत स्तर पर प्रत्येक खत में एक एक खत खुमरी नामक समिति हुआ करती थी। इसका मुखिया खत सयाणा कहलाता था। खत खुमरी द्वारा 2 या अधिक गांवों के बीच के मामलों मालगुजारी या दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता था। जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व वीर केसरी चंद। इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता के पास क्यावा गांव में हुआ। ये सेना में थे लेकिन बाद में बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। अतः इन पर मुकदमा चलाया गया और 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दी गई। इनके बलिदान दिवस पर 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है। केदार सिंह बिसोई गांव के निवासी केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाजसेवी। इन्हें जौनसार बावर क्षेत्र में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। पंडित शिवराम कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले आशु कवि। पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना वीर केसरी जौनसार बाबर में बहुत प्रसिद्ध है। भाव सिंह चौहान प्रथम जौनसारी व्यक्ति जिन्होंने मसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर जौनसार बाबर क्षेत्र का नाम रोशन किया। फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं। गुलाब सिंह जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक गुलाब सिंह का जन्म बाबर क्षेत्र के वृनाड़ गांव में हुआ। राजनीति के क्षेत्र में अपराजित रहने वाले श्री गुलाब सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके। इन्हें जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है और इस क्षेत्र से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। रतन सिंह जौनसारी कविता के माध्यम से जौनसार को उजागर करने वाले रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं।
देविका चौहान, समाज सेवा से जुड़ी देविका चौहान ने महिला उत्थान में उल्लेखनीय कार्य किया। कृपाराम जोशी, प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी श्री जोशी ने जौनसार बाबर क्षेत्र से समाज सेवा तथा विकास के लिए एक संगठन की स्थापना की। नंदलाल भारती, जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती जौनसार रत्न से सम्मानित हैं। इनका जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जगत राम वर्मा एवं फकीर सिंह चौहान सुप्रसिद्ध जौनसारी गायक रहे हैं। अगली जो ट्राइब्स है यहाँ पर हम कर रहे हैं उत्तराखंड की जनजातियाँ ट्राइब्स को कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा समुदाय हमारा थारू है। सेकंड आपने पढ़ा अभी जौनसारी से क्वेश्चन आता है ना। आप पढ़ते हैं थारू। उधम सिंह नगर, इनकी आपने देखा है कितनी पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज कितनी है, ओवरऑल आपने सारी चीज़ें अभी देखी हैं, है ना। अब करेंगे थारू के बारे में। उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 विलेजेस यानी कि गांव में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड और कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। और गढ़वाल और उत्तराखंड का दूसरा, गढ़वाल का पहला, उत्तराखंड का दूसरा जनजातीय समुदाय है जौनसारी। उत्तराखंड के अलावा ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों, बिहार के चंपारण, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, नेपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भावर क्षेत्रों में फैले हुए हैं थारू। अगर थारू की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो थारू हैं सामान्यतः ये अपने आप को किस वंशज का मानते हैं, किरात वंश का मानते हैं। माना जाता है कि जो कई जातियों एवं उपजातियों में बटे हुए हैं। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहता है। कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने व अपने को राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनके नाम थारू पड़ने का समर्थन करते हैं। शारीरिक गठन क्या है? ये लोग कद में छोटे, पीत वर्ण, चौड़ी मुखाकृति तथा समतल नासिका वाले होते हैं, जो कि मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट हैं। इनके पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आकर्षक तथा सुंदर होती हैं। इनकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनकी अपनी कोई विशिष्ट लैंग्वेज भाषा नहीं है। जिस भाषा क्षेत्र के समीप इनका निवास होता है प्राय वही भाषा प्रयुक्त करते हैं। अतः राज्य में निवास करने वाले थारू अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी आदि भाषाएं बोलते हैं। वेशभूषा इनके जो पुरुष हैं हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं। धोती, लंगोटी, अगा, कुर्ता, टोपी, साफा पहनते हैं। जबकि स्त्रियां रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। शरीर पर गुदवाती हैं। पीतल, चांदी व कांसे के आभूषण बनाती हैं। पुरुष भी अपने हाथ पर गुदवाते हैं। आवास, ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्तों और नरकुल का प्रयोग करते हैं। दीवारों पर चित्रकारी होती है। प्रत्येक घर में पशुबाड़ा व घर के सामने प्राय छोटा सा पूजा स्थल होता है। 20 से 50 घरों के इनके गांव या पूर्वे खेतों के निकट ही होते हैं। राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के थारू जनजाति बाहुल्य 7 गांव यथा फुलिया, सेजना, पहेनिया, सबोरा, बुढ़िया, थारू, कुतरा तथा बुढ़थनी को स्मार्ट विलेज बनाए जाने के लिए रुबन क्लस्टर के तहत चयनित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। भोजन, इनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। पूछा जाता है थारू का मुख्य भोजन क्या है। मछली और चावल के अलावा ये मुख्य दाल है, दही है ना, मांस, अंडे का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय है। मदिरा वे चावल द्वारा स्वयं क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, जिसे जाड़ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। सामाजिक स्वरूप, सामाजिक रूप से कई गोत्रों या जातियों या कुरियों में बटे होते हैं। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति के गोत्र या घराने को कुरी कहा जाता है। बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतिया, महंतो, डहैत इनके प्रमुख गोत्र या घराने हैं। बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं।
पहले इनमें बदला विवाह प्रथा अर्थात बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन था, लेकिन अब 3 तिखटी वन्य प्रथाएं प्रचलित हैं। इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम्स में आता है कि 3 तिखटी प्रथा जो है वो किस में प्रचलित है। दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी। तो पक्की पौड़ी क्या है? विवाह परंपरा है। जब दोनों पक्षों से विवाह तय कर लिया जाता है उसे बोला जाता है पक्की पौड़ी। विवाह की जो सगाई रस्म होती है वो थारों की क्या कहा जाता है? उसे अपना पराया कहा जाता है। सगाई के बाद विवाह से लगभग 10 से 15 दिन पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। यानी कि जब विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है उसे बात कट्टी कहते हैं। और भाई ये तीनों ही रस्में इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही विवाह परंपरा से तिनकठिया की जो बात कर रहे हैं उसमें जब दोनों पक्षों के द्वारा विवाह शादी तय की जाती है उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। जब सगाई की रस्म होती है उसे अपना पराया कहा जाता है। और जब क्या कहा जाता है? विवाह की तिथि निश्चित की जाती है सगाई के 10-15 दिन बाद तो उसे बात कट्टी कहा जाता है थारू में। इनमें विवाह प्रायः माघ या फुलोरा दूज में होता है। विवाह के बाद जो लड़की होती है वो एक दिन लड़के के घर जाती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ लौट आती है। विवाह के 2 या 3 माह बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है और इस रस्म को चाला कहते हैं। तो चाला रस्म किस जनजाति में प्रचलित है आपसे पूछेगा? थारू। थारू में विधवा विवाह की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गोना चाला ना आया हो अथवा उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है। इस प्रकार के विवाह भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। थारू जनजाति में मुख्यतः एक पत्नी विवाह है प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुपत्नी विवाह भी हो सकता है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है। इसी कारण कई परिवारों में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है। इसमें सामान्यतः संयुक्त एवं एकांकी परिवार प्रथा मिलती है, जिसमें मुखिया परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है तथा इनके समाज में मातृसत्तात्मक, पितृवंशी एवं पितृस्थानीय पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। धर्म, थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। पछावन, खड़गाभूत, काली, नगराई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा, कारोदेव, राकत, कलवा सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों तथा अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कुछ देवताओं को ये बकरा, मुर्गा, सुअर, शराब आदि चढ़ाते हैं। अगर थारू के त्योहार की बात करते तो दशहरा, होली, दिवाली, माघ की खिचड़ी, कन्हैयाष्टमी और बजर इनके प्रमुख त्योहार हैं। बजर नामक त्योहार ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति दिवाली त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं और इस दिन वे अपने मरे हुए पूर्वजों परिवारजनों को याद करते हैं। इनकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इनके अपनी पंचायतें तथा ग्रामीण अदालतें होती हैं। पराजित पक्षों को शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। अर्थव्यवस्था, थारू लोग प्राय सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। इनका आर्थिक जीवन सामान्य रूप से कृषि, पशुपालन व आखेट पर आधारित है। कुमायूं तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। तो भारत नेपाल के दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के थारू चलवासी कृषक व आखेटक होते हैं। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। इसके अलावा दाल, तिलहन, गेहूँ, सब्जियों की भी खेती और मछली का शिकार करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि पशुओं का पालन दूध, ऊन तथा मांस के लिए करते हैं। इनके अन्य व्यवसायों में लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना, कुटीर उद्योग प्रमुख है। शिक्षित थारू सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं या सरकारी नौकरी भी करते हैं। भोटिया, किरात वंशीय भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है। पूछा जाता है अर्धघुमंतु जनजाति कौन सी है?
यह अपने को खस राजपूत कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट नाम से जाना जाता है। जबकि राज्य के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र भोट प्रदेश में इन्हें भोटिया कहा जाता है। मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा, बखरिया आदि उपजातीय नामों से ये राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों के उत्तरी भागों में स्थित भागीरथी, विष्णुगंगा, नीति, जाड़गंगा, व्यास, जोहार व चौंदस आदि घाटियों तथा वृहद हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित लगभग 291 गांवों में निवास करते हैं। उत्तरकाशी में अगर, जादुंग, नेलंग, चमोली में माणा, मलारी, नीति व टोला, पिथौरागढ़ में डुंग, मिलम, तेड़ांग, मारतोली, जोलिंग व कोंग कुटी आदि भोटांतिकों के अंतिम गांव हैं। भोटिया हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। गढ़वाल के चमोली में मारछा व तोलछा तथा उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ में जोहारी, दरमिया, चौंदासी, व्यासी एवं सौका भोटिया रहते हैं। अगर इनकी भाषा की बात करती हूँ तो ये हिमालय के तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां भोटिया, शौका आदि बोलते हैं। शारीरिक संरचना की दृष्टि से तिब्बती मंगोलियन जाति के मिश्रण है। इनका कद छोटा, सिर बड़ा, चेहरा गोल, आँख छोटी, नाक चपटी, वर्णपीत के लिए गौर, शरीर पर बालों की कमी तथा बालों का रंग भूरा होता है। आवास भोटिया शीतकाल के अलावा वर्ष भर 2134 से 3648 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों जहां चारागाह की सुविधा हो पर अपना आवास यानी कि मैद ग्रीष्मकालीन आवास बनाकर रहते हैं। शीतकाल के आरंभ होते ही अपने परिवार एवं पशुओं के साथ गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास में आ जाते हैं। अतएव भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। इनके आवास में लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। दरवाजा छोटा बनाया जाता है। परिधान इनके पुरुष रंगा घुटनों तक का कोट, गैजू या खगचसी ऊनी पजामा, चुंगटी या चुकल टोपी व बांखे ऊनी जूता पहनते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान अधिकतर पहना जाने वाला ऊन से बना ओवरकोट जैसा परिधान भोटिया समुदाय की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है। भोटिया जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले प्रसिद्ध कालीन भोटिया दन को सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। इनकी स्त्रियां चियामाला पूरी बांह का मैक्सीनुमा वस्त्र, च्यूं आधी बांह का मैक्सीनुमा वस्त्र, च्यूंकला टोपीनुमा वस्त्र, चुबती और साथ ही आपका ज्यूज्य कमर में लपेटे का वस्त्र आदि क्या करते हैं, धारण करते हैं। इनकी स्त्रियां लक्षेप अंगूठी, बेरावली सिर आभूषण, पतेली वाली सिर आभूषण, छांकरी वाली सिर आभूषण, साथ ही बलडंग चांदी के सिक्कों की माला, खोंगली हंसुली, मनसाली मनका माला आदि आभूषण साली पुली धारण करती हैं। कलाई व ठोंडी पर गुदना भी कराती हैं। भोजन चावल या मंडवा का भात छाकू, सामान्य रोटी कुटो, बड़े आकार की रोटी पुली, पतौड़ा, जौ मडवा, गेहूं का सत्तू, सिल्दू, दाल सब्जी छामा, मांस इनके मुख्य भोजन है। मांस को ये शीतकाल के लिए सुखाकर भी रखते हैं। ज्या, दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक, एक वृक्ष की छाल व गर्म पानी को आपस में मथकर तैयार पेय व चैक्ती या छंग शराब इनके पेय हैं। ज्या का प्रयोग अधिक करते हैं जबकि चैक्ती या छंग का प्रयोग विशेष अवसरों पर करते हैं। सामाजिक व्यवस्था इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार मवासा पाया जाता है। ये लोग परिवार के बुजुर्ग को बहुत सम्मान देते हैं। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। पहले इनमें युवा ग्रहों रंग बंग का प्रचलन था।
गांव के बाहर एक अलग गृह बनाया जाता था जिसमें रात्रि काल में गांव के सभी अविवाहित युवक युवतियां नृत्य व गीत आदि के माध्यम से मनोरंजन व विचारों का आदान प्रदान करते हुए निवास करते थे। युवक युवतियों के बीच यहाँ स्थापित प्रेम संबंध कभी कभी विवाह में भी परिणत हो जाता था। इसके अलावा इनमें एक पत्नी प्रथा प्रचलित है तथा विवाह संबंध माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं। रिश्ता प्रायः वर पक्ष की ओर से भेजा जाता है तथा वैवाहिक कार्यक्रम शीतकालीन अधिवासों में संपन्न किया जाता है। कुछ भोटिया समाज में विवाह दामी की दो प्रथाएं तत्सत व दमोला देखने को मिलती हैं। पहले के तहत बाराती कन्या के यहाँ आते हैं जबकि दूसरे के तहत बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है। कहीं कहीं सगाई यानी कि थौची की रस्म देखने को मिलती है। इस समाज में कुछ मात्रा में वधू शुल्क प्रथा का भी प्रचलन है। इससे समाज में स्त्रियों की उच्च स्थिति का परिचय मिलता है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य होता है। कुछ मात्रा में इनमें भावज देवर विवाह गंधर्व विवाह पुनर्विवाह भी मिलता है, लेकिन बाल विवाह नहीं होता। इनमें नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह ही सामान्य रूप से विद्यमान है तथा नज़दीकी नातेदारों में यौन संबंध निषिद्ध है। अपने संबंधियों को भोटिया स्वारा कहते हैं। इनमें वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम घुटनों पर सिर झुकाकर किया जाता है और उसका उत्तर वशिष्ठ जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको गालों पर सहलाकर दिया जाता है। धर्म भोटिया जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, किंतु उत्तरकाशी में रहने वाले कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं। भोटिया अपनी रक्षा तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भूमियाल ग्वाला बैगरग चिम नंदा देवी दुर्गा कैलाश पर्वत द्रोणागिरी हाथी पर्वत आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भूमियाल आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी देते हैं। घंटाकर्ण सिद्धवा विधवा साई इम्पोर्टेंट है। आदि देवों की पूजा ये अपने पशुओं की रक्षा के लिए करते हैं। भोटिया समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। इनमें प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी नामक उत्सव मनाया जाता है, जबकि जाड़ भोटिया लोग त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मनोरंजन तोबेरा रसिया जैसा गीत, बाजू वीरस प्रधान गीत, तिमली सामाजिक विषय पर गीत आदि इनके लोकगीत हैं। तो बाजू तुबेरा तिमली लोकगीत हैं। ये अपना विशेष वाद्य यंत्र हुड़के को बजाकर मनोरंजन करते हैं। अर्थव्यवस्था इनका आर्थिक जीवन कृषि पशुपालन व्यापार व ऊनी दस्तकारी पर आधारित है। ये पर्वतीय ढालों पर ग्रीष्मकाल में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। यहाँ पर झूम प्रणाली की तरह कटिल विधि से वनों को आग से साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार होती है। भोटिया जनजाति थोड़ी मात्रा में मंडुआ फाफर जौ गेहूं आलू के साथ साथ औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति फरण यानी कि जम्बू का भी उत्पादन करती हैं। ये भेड़ बकरी जीबू गाय की भांति एक जानवर होता है जीबू आदि पशुओं को भी पालते हैं। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से पूर्व ये लोग तिब्बत से नीतिमाणा जोहार दारमा प्यास आदि दर्रों के माध्यम से मितुर की मध्यस्थता में गमिया पद्धति इस पद्धति में एक ही पत्थर के 2 टुकड़े कर उस मितुर यानी कि मध्यस्थ और एक इस मितुर मध्यस्थ के पास प्रतीक के रूप में रखा जाता था। व्यापार करते थे। अब तिब्बत के बजाय देश में ही मैदानी भागों से ऊनी वस्त्र ऊनी कालीन सस्ते आभूषण हींग जड़ी बूटियाँ आदि का क्या करते हैं व्यापार करते हैं ट्रेड करते हैं। अब धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण कर ये प्राइवेट व सरकारी सेवाओं से भी रोजगार प्राप्त करने लगे हैं। बोक्सा व बोक्सा या बुक्सा उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र में स्थित उधम सिंह नगर के बाजपुर गदरपुर एवं काशीपुर नैनीताल के रामनगर पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा देहरादून के विकास नगर डोईवाला एवं सहसपुर विकास खंडों के लगभग 173 ग्रामों में निवास करते हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर काशीपुर गदरपुर आदि स्थानों पर इनकी संख्या अधिक है। नैनीताल उधम सिंह नगर जिलों के बुक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। बुक्सा जनजाति परमार पंवार वंशीय क्षत्रिय राजपूत श्रद्धेय राजा जगत देव के वंशज हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान धारा नगरी से सन 1305 में
चलकर राजा जगतदेव के साथ यहाँ उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र में सर्वप्रथम आकर बसे, इसलिए वे यहाँ के पहले मूल निवासी हैं। इसके प्रमाण कोटद्वार में स्थित प्राचीन जगतदेव मंदिर है और बुक्सार क्षेत्र काशीपुर में इनकी मूर्ति लगी है और वहीं पर इनका इतिहास लिखा है। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईने अकबरी के अनुसार बुक्सा सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। शारीरिक रचना, इन लोगों का कद, आँखें छोटी, पलकें भारी, चेहरा चौड़ा, होंठ पतले, नाक चपटी होती हैं। इनके जबड़े मोटे और निकले हुए, दाढ़ी और मूछें घनी और बड़ी होती हैं। स्त्रियों का चेहरा गोल, रंग गेहुआ होता है। अतः स्पष्ट है कि इनकी शारीरिक बनावट मिश्रित प्रजाति लक्षणों को इंगित करती है। भाषा, बुक्सा जनजाति की भाषा बुक्साड़ी है। सामान्यतः यह जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहीं की बोली बोलते हैं, जैसे भावरी, कुमैया, रच भैंसिया आदि। इनके पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष शर्ट, कोट, पैंट आदि पहनते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तथा देश की आज़ादी में गौरव, वीरता तथा संस्कृति के संरक्षण में आदिवासियों के योगदान हेतु प्रतिवर्ष प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। स्त्रियां पहले ढीला लहंगा और चोली, अंगिया के साथ ओढ़नी ओढ़ती हैं, लेकिन अब साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर आदि का प्रचलन सामान्य हो गया। सामाजिक व्यवस्था, सामान्य रूप से 5 गोत्रों या उपजाति यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा, तनवार में विभक्त है। देहरादून में कुछ संख्या में एक अलग प्रकार के मेहर बुक्सा भी पाए जाते हैं। गोत्र इनके समाज की व्यवहार मूलक सामाजिक इकाई हैं। एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, विवाह परिपक्व होने पर ही किया जाता है। यद्यपि इनमें एक विवाह तथा बहुविवाह दोनों का प्रचलन है, लेकिन धीरे धीरे एक विवाह अधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें ज़्यादातर संयुक्त और विस्तृत परिवार पाए जाते हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय परिवार भी देखने को मिलते हैं। अब धीरे धीरे इनका झुकाव केंद्रीय परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है। परिवार पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होता है। यद्यपि संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है, लेकिन पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारिणी माना जाता है। समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च है। धर्म, बुक्सा हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इनकी कुल देवी का नाम माँ बाल सुंदरी है, जिनका काशीपुर में मंदिर है। ये लोग महादेव, काली दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण अपने स्थानीय देवी देवताओं ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, होलका देवी, चौमुंडा देवी आदि की पूजा करते हैं। ध्यातव्य है कि ग्राम देवी, खेड़ी देवी, ग्राम देवता साकरिया की पूजा पवित्र स्थान पर की जाती है, जो गांव के बाहर होता है, जिसे थान कहा जाता है। ग्राम देवी, ग्राम देवता को वे वर्ष में 2 बार विशेष पूजा देते हैं। इनमें जादू, टोने, टोटके, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र भी देखने को मिलता है। ये बुज्जा कल्पित माताओं की भी पूजा करते हैं। मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। त्योहार, अघोरी वासना, तलैया पूजा, डोंगरा पूजा, भोरो या भंडारो आदि विशिष्ट त्यौहार हैं। इसके अलावा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि भी प्रमुखता से मनाए जाते हैं। चैती और नौबी इनके महत्वपूर्ण मेला, होंगड़, डलिया, ढलिया, गोटरे, मोरो आदि भी इनके क्या हैं, त्यौहार हैं। अर्थव्यवस्था, पहले इनका आर्थिक जीवन जंगली लकड़ी, शहर, फल फूल, कंद, जंगली जानवरों के शिकार व मछली पर आधारित था, लेकिन अब कृषि, पशुपालन, दस्तकारी इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है। इनमें लगभग प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य, लकड़ी तथा लोहे का काम, मकान बनाना, डलिया बनाना, जाल तथा बर्तन बनाना जानता है। इनका प्रमुख भोजन क्या है, दाल चावल। इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का और गेहूं की रोटी, दूध, दही का प्रयोग अधिक करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, बुक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। कई परिवारों से मिलकर एक बुक्सा गांव मंझरा का निर्माण होता है। गांव में छोटे मोटे विवादों के निपटारे के लिए एक समिति होती है, जिसका एक प्रधान मुखिया होता है, जो गांव के स्तर पर सर्वोच्च होता है। कहीं कहीं इनमें 5 सदस्यीय एक बिरादरी पंचायत होती है,
जो कि न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस पंचायत के नीचे एक मुंसिफ, एक दरोगा और 2 सिपाही होते हैं। इन सभी के अधिकार वंशागत होते हैं और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। अब धीरे धीरे इनकी यह पुरानी व्यवस्था लुप्त हो रही है और उसके स्थान पर नई पंचायती राज व्यवस्था अपनी जगह बनाती जा रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर जिले में बक्सा परिषद की स्थापना भी की गई है। अगली 5वीं ट्राइब है हमारी राजी। राजी मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनाली छीना, टेढ़ीहाट विकास खंडों के 9 गांव, चिपलथड़ा, मानगोथा, विखा, किमखौला, चौराणी, जमतड़ी, कनाकनियाल आदि में चंपावत के एक गांव खिरद्वारी में कुछ संख्या में नैनीताल में निवास करती हैं। सन 2011 में इनको कुल जनसंख्या 690 थी। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गंगा पठार में पूर्व से लेकर मध्य नेपाल तक के क्षेत्र में आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों का निवास था। कालांतर में इन्हीं के वंशज राजी के नाम से जाने गए। ये लोग प्राचीन काल से ही जंगलों में निवास करते हैं। ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने को रजवार यानी कि राजपूत मानते हैं। इनको बनरौत, बनराउत, बनरावत, जंगल के राजा आदि नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन राजी नाम अधिक प्रचलित। उत्तराखंड की राजी नामक जनजाति की कम होती है, ठीक है, कम होती जनसंख्या पर संसद की 33वीं संसदीय रिपोर्ट तथा राज्य की गैर सरकारी संस्था अर्पण और उत्तराखंड हाई कोर्ट के नवीनतम वाद उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ में चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में इनकी जनसंख्या वृद्धि एवं सामाजिक विकास हेतु प्रयास किए जाने पर विशेष बल दिया गया है। शारीरिक गठन कद में छोटे तथा चपटे मुख वाले होते हैं। इनकी काठी मजबूत, होंठ कुछ बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं, बाल घुमावदार होते हैं। शरीर का वर्ण सामान्य काला व कुछ पीलापन लिए होता है। भाषा, इनकी भाषा में तिब्बती और संस्कृति शब्दों की अधिकता पाई जाती है, किंतु मुख्यतः मुंडा बोली के शब्दों की होती है। इस बोली का प्रयोग ये स्थानीय रूप में ही करते हैं। बाह्य संपर्क हेतु ये कुमाऊनी का प्रयोग करते हैं। जौनसारी जनजाति के लगभग 97% लोग देहरादून जिले में रहते हैं। थारू जनजाति के लगभग 98% लोग उधम सिंह नगर में हैं। बुक्सा जनजाति के लगभग 58% लोग उधम सिंह नगर व नैनीताल जिलों में, लगभग 32% लोग देहरादून जिले में और शेष पौड़ी में निवास करते हैं। राजी जनजाति के लगभग 55% लोग पिथौरागढ़ जिले में हैं। जाड़ भोटिया की ही एक उपजाति है जो कि उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर में भागीरथी घाटी में रहते हैं। जादुंग इनका मूल गांव है। इनके मूल गांव के पास ही जनकताल स्थित है। ये अपने को जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ में विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है। यद्यपि पुत्र के बड़े होने पर माता पिता पुत्र को परिवार से अलग कर देते हैं, फिर भी पुत्र व पुत्री का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होता है। यद्यपि जाड़ बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं और इनमें ब्राह्मण कर्म करने वाले को लामा कहते हैं, फिर भी इनमें हिंदू संस्कृति के तत्व पाए जाते हैं। जाड़ की बोलचाल की भाषा रूम्बा है जो कि गढ़वाली की अपेक्षा तिब्बती के अधिक निकट है। जाड़ पुरुष तिब्बतियों की तरह घुटनों तक का चोगा, बपकन, पजामा, हिमाचली टोपी, जूता, पेंतुराण पहनते हैं, जबकि स्त्रियां पांव तक चोंगा, कोलक, कमर पर कपड़े का बंधन, केरक, टोपी व जूता पहनती हैं। लोहसर बसंत पंचमी को वर्ष का प्रथम दिन व सुरगैन भाद्र माह के 20वें दिन से जाड़ लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। जाड़ की स्त्रियां उनका कंबल, चुटका, पंखी, टुमकर, थुलमा, पट्टू, फांचा, आंगड़ा आदि वस्त्र बनाती हैं। इनके आवास कलात्मक होते हैं। उत्तराखंड में चोमू को दुधारू पशुओं के रक्षक देवता के रूप में मान्यता दी जाती है। वस्त्र, आवास एवं भोजन। राजी जनजाति के पुरुष धोती, अंगरखा, पगड़ी धारण करते हैं। ये चोटी भी रखते हैं। महिलाएं लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करती हैं। इनमें गोदना गुदवाने का प्रचलन है। पूर्व में ये अधिकांशतः वनों में निवास करते थे, लेकिन अब ये झोपड़ियों में निवास करते हैं। अपने आवास को ये रौत्यूड़ा कहते हैं। इम्पोर्टेंट, राजी जनजाति अपना पोषण जंगल में ही फल फूल, कंद व मांस से करते थे, लेकिन अब ये सीमित स्तर पर कृषि, दस्तकारी, मजदूरी करते हैं। मंडुआ, मक्का, दाल, सब्जी, भट्ट, मछली, मांस, जंगली फल, कंदमूल, अनेक जंगली वनस्पतियां इनके भोजन हैं। सामाजिक व्यवस्था।
विवाह इनमें दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। ये हिंदुओं की तरह अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। विवाह के पूर्व सांगजांगी पिंठा संस्कार संपन्न होता है। बच्चों का विवाह प्रायः कम आयु में कर दिया जाता है। पहले इनमें पलायन विवाह का भी प्रचलन था। इनमें वधू मूल्य का प्रचलन है। विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर रहने लगता है। इनमें विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह के लिए स्त्री व पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। पहले इनमें शिक्षा के प्रति बिल्कुल लगाव नहीं था। बच्चों को वे विभिन्न कार्यों में नियोजित कर देते थे। अब इनमें धीरे धीरे शिक्षा के प्रति जागृति आ रही है। धर्म में विश्वास, इन लोगों का विश्वास है कि देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब, कुओं में रहते हैं। ये बागनाथ, मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमुल, नंदा देवी आदि देवताओं को पूजते हैं। इनके मुख्य देवता बागनाथ हैं और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाती है उस स्थान पर उसके बाद कोई नहीं रहता। मृतकों को गाड़ने व जलाने की परंपरा है। रीति रिवाज, कारक, कर्क, मकारा, मकर की संक्रांति इनके प्रमुख त्योहार हैं। इन त्योहारों पर सभी परिवारों में पकवान आदि बनाए जाते हैं। विशेष अवसरों पर ये थड़िया जैसा गोले में होकर नृत्य करते हैं। अर्थव्यवस्था, ये काष्ठ शिल्प कला में निपुण होते हैं। कुछ समय पूर्व तक ये लकड़ी के घरेलू सामान या लकड़ी के गट्ठर से आसपास के गांव में मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा अपनी आवश्यकता की सामग्री प्राप्त करते थे। उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं या लकड़ी के गट्ठे में चिपकाकर रात के समय आसपास के गांव में जाकर लोगों के घर बाहर छोड़ आते थे। अगले दिन लोग उस सामग्री को लेकर उसी स्थान पर अनेक आवश्यकता की सामग्री रख देते थे, जैसे वो रात्रि में उठा ले जाते थे। इनके कुछ परिवार अभी भी घुमक्कड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग झूम विधि से थोड़ी बहुत कृषि करने लगे। कृषि के साथ साथ या खेत, पशुपालन, वन उत्पादन संग्रहण भी करते हैं। वन की कटाई पर रोक लगाने के कारण ये अब बाहर निकल कर मजदूरी करते हैं। अभाव एवं कुपोषण के कारण इनकी संख्या दिनों दिन घटती रही है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां दृष्टि भोटिया 39,106 जनसंख्या, जिसमें पुरुष, महिला, ग्रामीण, शहरी और लिंगानुपात यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका पूरा ब्यौरा पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? लेप्चा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के लोगों में आवश्यक सामग्री हेतु मूक विनिमय प्रथा प्रचलित है? राजी। निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? जौनसारी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तरांचल, संथाल ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। थारू जनजाति में सगाई की रस्म कहलाती है अपना पराया। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाले क्रमशः हैं रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है आप लोगों ने पढ़ा है? रुद्रप्रयाग। और सबसे कम इनमें से किसकी हो जाएगी? हरिद्वार। 8th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। जो राजी लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आता है, सर्वाधिक बुक्सा या बुक्सा रहते हैं कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? राजी, ऑप्शन बी। बुक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तखत। कौन होता है? तख्त। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी। और पहला कौन सा समुदाय है? थारू है। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है? ट्राइब्स है। ऑप्शन सी राजी। कौन सी है? राजी है। जौनसारी संगीत के जनक आपको बताया था, जौनसारी प्रमुख व्यक्तित्व है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंदलाल भारती। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? थारू।
नेक्स्ट आते हैं किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ऑप्शन सी भोटिया। कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। नागा। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। जौनसारी। कहाँ पर, जौनसारी। 19 का ए। राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात 1040 है। ऑप्शन सी भोटिया। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। 18.8%। निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं। जगत राम वर्मा भी हैं, नंदलाल भारती हैं, फकीर सिंह चौहान हैं, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्सू, दियाई, नुणाई, जागड़ा, पंचाई और माघ त्योहार मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है, कौन सी ट्राइब्स मनाती हैं। तो ये त्योहार है जौनसारी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कारक, कर्क, मकारा, मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं। राजी के। किसके हैं, राजी के। कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। जौनसारी। हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। भोटिया। महासु, महाशिव। निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं। महासु अर्थात महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं। जौनसारी। किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं। भोटिया। निम्न में से किनकी मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं। भोटिया के। नेक्स्ट आता है मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गुड़बड़ा, रणारात एवं बेरासू आदि क्या हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या हैं, लोकगीत हैं और किस जनजाति के द्वारा ये मनाए जाते हैं। जौनसारी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है। कौन सा मेला है जो जौनसारी लोगों से संबंधित है। महासु देवता का मेला। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू और राजी। टॉप क्या है आपकी 5। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं। तो देखो जो परीक्षा वाणी में दे रखा है अनुसूचित जाति के लिए 70 में से उन्होंने कहा है 54 सीट जो हैं वो सामान्य की हैं और 14 सीट उन्होंने कहा है इसमें एससी के लिए हैं। लेकिन और साथ में आपकी जो 2 सीट हैं वो किसके लिए हो गई हैं आपकी 2 सीट आपकी किसके लिए हो गई हैं एसटी के लिए हो गई। तो 4 4 8 9 10 और ये 5 6 7 तो ये हो गई हैं आपकी 70। तो जो परीक्षा वाणी में अभी बताया गया है तो इस प्रकार तो आपकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 54 क्या है और परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लेकिन अगर आप तो फिर ऑप्शंस में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शंस डी हो जाएगा। वैसे जब आप पढ़ते हैं है ना वैसे जब आप पढ़ते हैं कि 70 में से जो आपकी सीटें हैं कितनी 15 सीट रिजर्व हैं जिसमें से 2 आपकी किसके लिए रिजर्व हैं एसटी के लिए और 13 सीट एसटी के लिए आता है। लेकिन अभी जो ये परीक्षा वाणी आई है इसमें चेंज हुआ है। इसमें इन्होंने बोला है कि 54 सीट किसकी हैं सामान्य की हैं 14 सीट एससी के लिए हैं और 2 सीट क्या है यहाँ पर आपकी एसटी के लिए। तो 4 4 8 और 1 9 और 10 0 5 6 और 7 तो इस प्रकार 70 हो रही हैं। तो नई परीक्षा वाणी में इन्होंने ये वाला दे रखा है और ऑप्शंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। 34th ऑप्शंस डी भोटिया। 34th ऑप्शन डी भोटिया। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अब एसटी के लिए यहाँ पर बात हो रही है और एसटी के लिए जो है वो 2 सीट हैं। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 65। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है। वीर केशरी चंद ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है।
12, कितने 12। और BS नेगी का आप रिसोर्स लेंगे तो उसमें उन्होंने क्लियर बोल रखा है कि 13 सीट SC के लिए है और 2 सीट ST के लिए है। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? रोम्बा किसकी भाषा है? जाड़ की। निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल, युवागृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित थी? भोटियों में। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन डी, राजी की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन बुक्सा जनजाति का या की त्योहार है या है? होंगड़, डेलिया, गोडरे, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। 42 का क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलते हैं? थारू। 43 का ऑप्शन से। शयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन बी, जौनसारी। 44 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? उत्तराखंड में थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भील नहीं है। वीर केसरी रचना के रचनाकार व जौनसार के पहले कवि कौन हैं? तो ये हैं आपके पंडित शिवराम। 46 का बी। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे जाना जाता है या माना जाता है? गुलाब सिंह को। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी, सभी हैं। तुवेरा, बाजू, तिमली, ऑल ऑफ दीज। मौड़ मेला आयोजित होता है जौनसार। 1962 चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया। शौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? भोटिया। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते थे किसका? राणा प्रताप का। ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की एक उपजाति है? जाड़। भोटिया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? थारू। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? उधम सिंह नगर। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है? एक है आपका नानकमत्ता उधम सिंह नगर, दूसरी चक्राता देहरादून। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपना पराया, बात कट्टी, पक्की पौड़ी, ये विवाह की रस्म है और चाला विवाह के बाद की रस्म है, जैसे कि बताया गया है। हालांकि विवाह से ही है, फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि विवाह के बाद की रस्म है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लोसर। लोहसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? जाड़, भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? गद्दी का संबंध नहीं है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है किस चीज के लिए? चोमू देवता की पूजा आपने देखी थी दुधारू जो मवेशी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।